हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है निशांत और आप लोग मेरे साथ सीख रहे हो फिजिक्स। तो हम लोगों ने नीट की एक चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। इस सीरीज में हम मोशन इन प्लेन जो चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11th, इसको डिस्कस कर रहे थे। इसका ऑलरेडी एक पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हम ये 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, या नीट की फॉर्म में कहूँ तो 2023 से लेकर के 2016 फेज 2 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसकी वीडियो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, इस वीडियो की लिंक, पार्ट 1 की लिंक। ठीक है, चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से देखिए, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। तो इनके सम का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, वो उतना ही है जितना मैग्नीट्यूड इनके डिफरेंस का है। ये उतना ही है जितना ए माइनस बी का है मैग्नीट्यूड। तो पूछा है द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना होगा, उनके बीच का एंगल थीटा पूछा है। काफी इजी क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। तो देखो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। Here थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर इनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। देखो बेसिक से फॉर्मूला है, ठीक है, हर बच्चे को ये पता होते हैं वेक्टर एडिशन के और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के। सॉल्व करते दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, इन उसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये बन जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए और बी की नॉन जीरो वैल्यू के लिए cos थीटा को ही 0 होना पड़ेगा। तो थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, cos थीटा की वैल्यू 0 होती है 90 डिग्री पे। तो यहाँ से साफ साफ आंसर आ गया कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों के दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A particle moves so that its position vector is given by r equal to cos omega t I cap plus sin omega t j cap where omega is constant। तो which of the following is true। ठीक है, वैसे साफ साफ पता लग रहा है कि ये रिजल्ट जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए होता है। अगर आपको हल्का सा रिकॉल कराऊं मैं, तो जैसे मान लो सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे मान लेते हैं और एक पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूम रहा है। तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर मैं एंगल देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए, तो किसी टाइम पे मान लो थीटा एंगल घूम गया, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर। फिर आर विल बी इक्वल टू रेडियस। ठीक है, अब इसका ये हमारे पास पोजीशन हो गया विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर मैं इसके कंपोनेंट लूं तो इसका x कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास दिस एंड y कंपोनेंट विल रिप्रेजेंट दिस। तो पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा इस पार्टिकल के किसी भी टाइम पे, x कंपोनेंट तो हो जाएगा r cos थीटा i कैप and y component will be r sin theta j cap where theta is the angular displacement anytime t। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है, अगर अल्फा कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख सकते हैं ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हुआ तो सीधा सीधा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा जा सकता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम से। क्लियर। अब इस एक्सप्रेशन को देख के साफ साफ लग रहा है ओमेगा कांस्टेंट है, तो थीटा की वैल्यू ओमेगा टी लिखी गई है। मतलब ये ऐसे सर्कुलर मोशन के लिए डाटा है जहां थीटा की वैल्यू क्या लिखी गई है, ओमेगा टी। और ऐसा कब लिखा जा सकता है, तो ऐसा तभी लिखा जा सकता है जब अल्फा 0 हो जाए, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाए, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। तो साफ साफ मैं कह सकता हूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर
ये जो पोजीशन है ये हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए दे रखी है, जहां जो ओमेगा कांस्टेंट बोला जा रहा है ना वो रियलिटी में एंगुलर वेलोसिटी है, कांस्टेंट ओमेगा। अब सीधा सीधा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए रिजल्ट है वही यहाँ पे लग जाएंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है हमारे पास, अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो वेलोसिटी हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है, वेयर v इक्वल टू ओमेगा इंटू रेडियस का मैग्नीट्यूड। और एक्सीलरेशन की अगर बात करें, मैं ओमेगा की भी अगर बात करूँ तो ओमेगा हमारे पास वेलोसिटी के रोटेटिंग इफेक्ट की डायरेक्शन में, ओमेगा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है यहाँ पर, तो इसका एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन रोटेटिंग ओमेगा के इफेक्ट डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे तो ओमेगा वेक्टर आएगा अलोंग द एक्सिस आउटवर्ड। ठीक है, एल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन विल बी जीरो। एक्सीलरेशन पे अगर मैं बात करूँ लीनियर एक्सीलरेशन पे, तो सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, एक तो होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और एक होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड चेंज होती नहीं है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो होता है। केवल और केवल नेट एक्सीलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल के ही बराबर हो जाएगा, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा की टर्म्स में ओमेगा स्क्वायर आर, या स्पीड की टर्म्स में वी स्क्वायर वाई, और ये होता है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो सीधा सीधा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अपन रिजल्ट लगा सकते हैं। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं क्या कहा है ऑप्शंस ने। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, बिल्कुल सही बात है, सॉरी रेडियस नहीं पोजीशन वेक्टर, कि वेलोसिटी जो है वो पोजीशन वेक्टर किससे परपेंडिकुलर होगी, तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा हमारे पास पार्टिकल के लिए, और वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल, तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, बिल्कुल सही बात है। एंड एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और एक्सीलरेशन जो है वो ओरिजिन से अवे की तरफ, मतलब ओरिजिन से दूर की तरफ, तो क्वेश्चन बोल रहा है रेडियली आउटवर्ड होगा, नहीं ये गलत है। एक्सीलरेशन 80 तो जीरो है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये सेकंड स्टेटमेंट की वजह से ये गलत हो गया। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर, नहीं वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर। देखो वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है आर के, बट एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर नहीं है, एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, आर के अपोजिट में होगा, तो ये भी गलत हो गया। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर, ये भी गलत हो जाएगा। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, यस वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर है, एंड एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन, बिल्कुल ये सही हो जाएगा हमारे पास। एक्सीलरेशन जो वो टुवर्ड द सेंटर होगा, जहां सेंटर ओरिजिन है हमारे पास, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अलोंग a circle of radius 6.4 सेंटीमीटर with a constant tangential acceleration जिसकी वैल्यू गिवन नहीं है। What is the magnitude of this acceleration, tangential acceleration की वैल्यू पूछी है। If the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 into 10 की power minus 4 by the end of second revolution after the beginning of the motion। क्वेश्चन ने क्या कहा है देखिए, कि एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल तो नो डाउट होगा, क्योंकि सर्कल में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल चाहिए। अब बोल रखा है कि इसके पास एक कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है। अब इस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वजह से इसकी स्पीड रफ्तार बढ़ती जाएगी हमारे पास, और फाइनली क्या कहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ के कितनी हो गई, 8 into 10 की पावर -4 आफ्टर सेकंड रिवोल्यूशन। अब वेलोसिटी भी अलोंग द टेंजेंट और एटी भी अलोंग द टेंजेंट। अब किसी भी टाइम पे देख लीजिए सपोर्टिव नेचर में वी और एटी जो है हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे, तो ये पैरेलल होंगे। हालांकि एटी और वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन लगातार वेरी कर रही है, बट वी और एटी हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे, तो मैथमेटिकली वो एक्सप्रेशन वैलिड हो जाएगा हमारे पास। इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, कैसे, अलोंग द टेंजेंट अगर मैं कहूँ तो स्पीड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इनिशियल स्पीड प्लस एटी का मैग्नीट्यूड इंटू टी, चली हुई डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एटी ए यहाँ पे पूरा नहीं, केवल टेंजेंशियल लेंगे, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए की जगह एटी इंटू डिस्टेंस। देखो हालांकि ये इक्वेशन ऑफ मोशन वेक्टर फॉर्म में होती है, तो ये तब वैलिड होती है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो इसलिए रियलिटी में वैलिड नहीं है। बस मैथमेटिकली अगर मैं कहूँ तो हर जगह वी और एटी सेम डायरेक्शन में रहेंगे, तो मैथमेटिकली अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे सेटिस्फाई हो सकते हैं। क्लियर है, तो मैथमेटिकली कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए मैं इनको काम में ले सकता हूँ।
आंसर सेम ही आते हैं उससे भी। कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये यूनिफॉर्म के लिए ही वैलिड होती है। मैथमेटिकली आप इंटीग्रेशन करके भी डाटा निकालोगे तो यही आंसर आएंगे, तो मैं सीधे इनको काम में ले सकता हूँ। फिर से कह रहा हूँ, अलोंग द टेंजेंट लगेगा केवल। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 2 रिवॉल्यूशन घूमने के बाद स्पीड काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई। मैं स्पीड की फॉर्म में कर लेता हूँ। जब ये 2 रिवॉल्यूशन घूम जाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर जाएगा, एक में 4 पाई आर, दो में 8, एक में 2 पाई आर, दो में 4 पाई आर। तो डिस्टेंस कवर्ड अपन को पता लग गई 4 पाई आर। इनिशियली क्या कहा है, कुछ नहीं बोला तो इनिशियल वेलोसिटी को 0 मानना पड़ेगा अपन को। तो इनिशियली रेस्ट पे था, 80 निकालना है, डी अपन को पता है, फाइनली वी काइनेटिक एनर्जी से आ जाएगा। तो मैं कहूँगा वी स्क्वायर कितना रहा होगा, यू स्क्वायर प्लस 2 80 इंटू डिस्टेंस इज 4 पाई आर। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी बोल रखी है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ एम वी की जगह यहाँ से बन जाएगा 880 पाई आर। ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी तुम्हें गिवन कर रखी है, जो कि कितनी है 8 इंटू 10⁻⁻4 जूल। हाफ से ये बन जाएगा 4 80 इंटू पाई आर इंटू एम। तो यहाँ से 80 की वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रही है मेरे को। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व कर लेता हूँ। 4 से ये जाएगा ट्वाइस, तो 2 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में पाई पाई आर की वैल्यू है 6.4 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो पाई आर मास का वैल्यू भी डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 10⁻⁻2 kg। तो यहाँ से 80 निकालते तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 2 से ये जाएगा 11 टाइम्स, तो 7/11 इंटू 6.4 साथ में ऊपर जाएगा ये वैल्यू। तो 10⁻4 से ये कैंसिल, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे, तो 7/11/6.4, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.099 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मैं कह सकता हूँ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहा होगा। इसने केवल टेंजेंशियल पूछा है अपन से। क्लियर। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस, where r is in meter, t is in second, I cap j cap denotes unit vectors along x and y direction, where which of the one following statement is wrong for the motion। ध्यान देना, wrong पूछा। तो फिर से मैं कहूँगा, थोड़ी देर पहले ही अपन ने इस तरह का क्वेश्चन किया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए इस तरह की पोजीशन दे रखी होती है जहाँ टी का कोफिशिएंट होता है अंदर एंगुलर वेलोसिटी। तो साफ साफ वैसा ही एक्सप्रेशन यहाँ दे रखा। ठीक है। यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे साइन बन रहा है हमारे पास, किसी भी टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन ये रही होगी हमारे पास। ठीक है। और इसको अगर मैं थीटा मान लूँ कि टी टाइम में मान लो ये घूम गया, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी। कॉस में आ जाएगा वाई कॉम्पोनेंट, एक्स में आ जाएगा साइन कॉम्पोनेंट। तो पोजीशन लिखी जाएगी रेडियस की कॉम्पोनेंट लीजिए, रेडियस एक्स पे आएगा हमारे पास साइन वाला कॉम्पोनेंट साइन ओमेगा टी आई कैप, और वाई में आएगा आर साइन कॉस ओमेगा टी जे कैप। साफ साफ अगर मैं कंपैरिजन करूं तो रेडियस की जगह तो 4 आ गया, मतलब ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है जहां रेडियस 4 मीटर है। ओमेगा टी से कंपैरिजन करूं तो ओमेगा हमारे पास हो गया हमारे पास 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसका स्पीड भी अगर v निकालूं तो v हो जाएगा ओमेगा आर। ओमेगा आर से ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई, आर की वैल्यू है 4, तो 8 पाई मीटर पर सेकेंड विल बी द स्पीड। टाइम पीरियड फाइंड की जाए तो वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा से 1 सेकेंड का टाइम पीरियड। अब एक बार देखते जरा क्या है। तो बोला है कौन सा इनकरेक्ट होगा, पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर, बिल्कुल सही बात है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग आर, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 80 तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 होता है, तो केवल सेंट्रीपिटल होता है जो कि टुवार्ड द सेंटर होता है। अब टुवार्ड द सेंटर पोजीशन तो हो गई पार्टिकल के लिए रेडियल डायरेक्शन में, और ऐसे ही होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है टुवार्ड्स द
सेंटर। तो ए सी हमारे पास नो डाउट आर के अपोजिट में होगा, ये भी सही बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई आर वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पूरा का पूरा एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल के बराबर होता है, जहाँ इसका मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा की टर्म्स में ओमेगा स्क्वायर आर, या बोल दो स्पीड के टर्म्स में वी स्क्वायर बाई आर, ये भी करेक्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकंड, नहीं भाई, वेलोसिटी ऑफ द मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 8 पाई मीटर पर सेकंड आ रहा है, यही इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसने इनकरेक्ट पूछा है, तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है नहीं। At initial moment, their position are r1 and r2 respectively. The condition for particles A and B for their collision. Collision की कंडीशन पूछी, अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना। देखिए t इक्वल टू 0 पे शुरुआत में A की पोजीशन है r1 और B की पोजीशन है r2। मैं रिलेटिव से क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। तो कोई एक ऑब्जर्वर फिक्स कर देते हैं, मान लो 1 ऑब्जर्वर फिक्स कर दिया, अपन 1 के साथ बैठ गए। तो विद रेस्पेक्ट टू 1 अगर मैं देखूं, तो 1 पे बैठ के 2 को देखूंगा तो 2 की पोजीशन ये दिखाई देगी, दिस विल बी पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। जहां r21 क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। 1 ने कितनी पोजीशन देखी है 2 की, वो है ये, जो कि हो जाएगा r2 माइनस r1। ठीक है, अब जब 1 पे बैठ के देखूंगा तो 2 की जो वेलोसिटी दिखाई देगी वो दिखाई देगी मेरे को 2 की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू 1, रिलेटिव वेलोसिटी। अब अगर रिलेटिव वेलोसिटी इधर कहीं किसी और एंगल पे हुई, मान लो इधर कहीं हुई, तो ये 1 से देखने पे क्या लगेगा कि 2 वाला पार्टिकल इधर चला जाएगा, कभी मिलेंगे ही नहीं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि 1 से देखने पर बी जो है वो आपस में कोलाइड करे, अगर मैं चाहता हूँ दोनों कॉलिजन करे, तो 1 के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी है 2 की, वो इधर की तरफ होनी चाहिए, ताकि रिलेटिवली देखने पर ये चलते चलते 2 जो है वो इसे टकरा जाए। तो कंडीशन ऑफ कॉलिजन या कंडीशन ऑफ मीटिंग बेसिकली क्या निकल के आ रही है, सीधा सीधा, कि अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों के दोनों कोलाइड करे या मिले, तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर देखो तो यहाँ पर यहाँ से देखने पे 1 के रेस्पेक्ट में 2 की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू 1 इधर होनी चाहिए। 1 को ऐसा लगना चाहिए कि 2 जो है वो चलते 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 यहाँ पर 1 की तरफ आ रहा है, यहाँ टकरा जाएगा। तो यही हमारे पास कंडीशन ऑफ मीटिंग है। साफ साफ अगर देखो तो क्या पता लग रहा है कि जो 2 की 1 के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वो 2 की पोजीशन के रेस्पेक्ट, 2 की 1 के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है उसके जस्ट अपोजिट में होनी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन रिलेटिव पोजीशन के जस्ट अपोजिट में होने चाहिए, तो ये कोलाइड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब बस इसको हल्का सा मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। तो V21 क्या हो जाएगा हमारे पास, V21 होगा V2 माइनस V1। अगर मैं V21 की डायरेक्शन लिखूं तो V21 तो क्या होता है हमारे पास V2 माइनस V1। अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल तो क्या हो जाएगा, पूरा वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिमिलरली R21 लिखें तो R21 क्या होता है, R2 माइनस R1, यहाँ मेरे को केवल डायरेक्शन लिखनी है, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, चाहो तो माइनस को अंदर ले जाओ, तो यही बन जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन में R2 माइनस R1 का, या R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड लिखूँ या R2 माइनस R1, R1 माइनस R2 का सेम ही आएगा, मैग्नीट्यूड पूछा है तो। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये तो नहीं है R1 माइनस R2 अपन R1 माइनस R2 B2 माइनस B1, बिल्कुल ये दे रखा है अपन को, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द कंडीशन ऑफ कॉलिजन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ship A is moving westward with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। जहाँ कहीं भी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की बात हो, डायरेक्शन बना लेनी है तुरंत। ये ईस्ट मान लेता हूँ, ये नॉर्थ मान लेता हूँ, ये वेस्ट हो जाएगा, देन दिस विल बी साउथ। अब क्या कहा है क्वेश्चन ने कि शिप ए है वो वेस्टवर्ड मूव कर रही है, एंड अ शिप बी इज 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। मैं यहाँ पे ए मान लेता हूँ, और क्या कहा है कि ए शिप जो है वो वेस्ट की तरफ जा रही है, कितनी वेलोसिटी से, वी इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर से। अ शिप बी इज 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, ए के साउथ में
100 किलोमीटर पे यहाँ एक दूसरी शिप है बी, और उसकी वेलोसिटी दे रखी है टुवर्ड्स नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इसकी रफ्तार नॉर्थ की तरफ है 10 किलोमीटर पर आवर। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट, जब उनके बीच में शॉर्टेस्ट गैप होगा, शॉर्टेस्ट सेपरेशन होगा, तो उस टाइम पे उस जर्नी का टाइम पूछा। तो इसको रिलेटिव से सॉल्व कर देता हूँ जरा। मैं किसी भी एक के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। मैं सारी कहानी एक बोर्ड के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो ए के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्या करेंगे, ए के साथ ही बैठ जाते, तो ए तो एक रेस्ट पे अपीयर होगा। अब ए के रेस्पेक्ट में बी की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करूं, बी की खुद की वेलोसिटी थी ऊपर की तरफ 10। ए के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए ए की वेलोसिटी रिवर्स करके बी को दे दो, क्योंकि बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में निकालने तो क्या हो जाएगी, बी की वेलोसिटी माइनस ए की वेलोसिटी। या ऐसे भी कह सकते हो जो भी बी की वेलोसिटी है उसमें ऐड कर दो क्या, ए की वेलोसिटी रिवर्स करके। वही किया है मैंने। ए की वेलोसिटी लेफ्ट में थी, बी को मैंने राइट में दे दी। तो ए से देखने पे क्या लगेगा कि बी जो है वो रिजल्टेंट बीच में इधर जा रहा है 45 पे। कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से, 10 और 10 का सम करेंगे तो 10√2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो ए से देखने पे लगेगा कि बी जो है वो इस पाथ को फॉलो करके जा रहा है 10√2 से। शुरुआत का गैप था 100 किलोमीटर। अब इसने पूछा है कि मिनिमम सेपरेशन पे कब पहुंचेगा। तो देखो, अगर तुम यहां से देख रहे हो एक पार्टिकल यूं जा रहा है, तो ये पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है तो ये कुछ सेपरेशन दिखा तुम्हें, फिर ये देखा, फिर ये देखा। मिनिमम तब दिखेगा जब परपेंडिकुलर होगा। तो ए से आप क्या करो, बी के ट्रेजेक्ट्री पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये जो गैप है ये इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन रहा होगा। क्लियर है, ये वो सेपरेशन है जो कवर नहीं किया है ना, मिनिमम सेपरेशन। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो ये 100 है, ये 45 है, तो मिनिमम सेपरेशन रहा होगा 100 sin 45। तो 100/√2 मिनिमम गैप हो गया। अब अगर ये पूछता मिनिमम गैप तो 100/√2 आंसर हो जाता किलोमीटर में। बट इसने पूछा है कि किस टाइम पर ये होगा। तो यहां से भी चलते चलते ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया, रिलेटिवली कितना कवर किया, 100√2 कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया रिलेटिवली ए के रेस्पेक्ट में। 100 का इधर कंपोनेंट आएगा 100 cos 45। तो 100 cos 45 को कवर करने में यहाँ तक जितना टाइम लगेगा उतनी ही देर में मिनिमम सेपरेशन पे आ जाएगा। तो इसका टाइम निकालना, तो ये टाइम सीधा सीधा हो जाएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट cos 45 1/√2 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी इसी लाइन के अलॉन्ग, दैट इज 10√2 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया यहाँ से 5 आवर। तो 5 घंटे बाद में इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा, और कितना होगा, 100/√2 किलोमीटर। समझ में आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A projectile is fired from the surface of the earth with a velocity of 5 meter per second at angle theta with horizontal। आपसे क्या कहा है कि ये अर्थ सरफेस जहाँ ए की वैल्यू होती है जी डाउनवर्ड, यहाँ हॉरिजॉन्टल से u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड पे हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्शन एंगल थीटा बनाते हुए यूं एक पार्टिकल फायर किया गया। तो इसने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन किया। अनदर पार्टिकल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लेनेट विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरा ही पार्टिकल है, उसको किसी दूसरे प्लेनेट पर इनिशियल वेलोसिटी 3 से फायर किया गया सेम एंगल पे। वहां मान लो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी डैश follows the same trajectory with which is identical with the trajectory of the projectile fired from the ground। सेम ट्रेजेक्ट्री है। अब सेम ट्रेजेक्ट्री है तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी सेम आएगी, रेंज भी सेम आएगी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है किसी भी पार्टिकल के लिए, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए, x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन रेडियस ऑफ रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज। अब बोल रखा है ये सेम है, तो बोला है कि दूसरे प्लेनेट पे हमारे पास ए की वैल्यू कितनी होगी, जी डैश कितना होगा पूछा है बेसिकली। तो मैं कंपेरिजन कर लेता हूँ। यहाँ अगर मैं देखूँ अर्थ पर, तो अर्थ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखी जाएगी x tan थीटा थीटा ही है, 1 माइनस एक्स अपॉन रेंज हो जाएगी r अर्थ पे। उस प्लेनेट पे अगर देखा जाए तो लिखा जाएगा x, यहाँ भी थीटा थीटा ही, tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन रेंज एट प्लेनेट। तो दोनों अगर ट्रेजेक्ट्री सेम है तो साफ साफ दिखाई दे रहा है सब कुछ आइडेंटिकल, तो दोनों की रेंज भी सेम करा दो। तो अपन कह सकते हैं कि अर्थ पे जितनी रेंज होगी उतनी ही उस प्लेनेट पे रेंज होगी। अब अर्थ पे रेंज कितनी होती है, अर्थ पे रेंज हो जाएगी, हमारे पास रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा अपॉन जी। तो मैं अर्थ पे रेंज क्या लिखूंगा, अर्थ पे रेंज हो जाएगी
यूई अर्थ पे वेलोसिटी का स्क्वायर, अब थीटा तो सेम है तो साइन 2 थीटा अपॉन अर्थ का एक्सीलरेशन, उस प्लेनेट पे हो जाएगी यू एट प्लेनेट का स्क्वायर, थीटा सेम है, अपॉन जी एट दैट प्लेनेट। साइन 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल, तो यहाँ से जी डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास जी इंटू यू एट प्लेनेट अपॉन यू अर्थ का स्क्वायर। अब बस वैल्यू रखनी है, तो जी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अर्थ, प्लेनेट पे दे रखा है 3, यू की वैल्यू अर्थ पे दे रखी है 5, इसका स्क्वायर करना है तो ये मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट में, तो उस प्लेनेट पे जी की वैल्यू आ गई 9.8 इंटू 9 अपॉन में 25। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो 9.8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 25, तो दिस वैल्यू इज 3.528 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस प्लेनेट पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होगी वो 3.5 रही होगी, और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A particle is moving such that its position coordinates x y are given at this at time t 0,3 मैं एक बार जरा ड्रॉ करता हूँ कि पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और t इक्वल टू 0 पे उसकी पोजीशन है 2,3, फिर 2 सेकंड पे वो 6,7 पे पहुंच गया, 2 सेकंड्स पे 6,7, और 5 सेकंड पे वो पहुंच गया 13,14 SI। तो आपसे पूछा है कि टोटल 5 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो सीधा सीधा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है बस। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ऑफ जर्नी। तो 0 से लेके 5 सेकंड का ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आर फाइनल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो सीधा सीधा फाइनल में से इनिशियल को सेपरेट कर देते, तो एक्स में से एक्स को सेपरेट करो, 3 माइनस 2 11 आई कैप, 14 माइनस 3 11 जे कैप, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया एन एस आई यूनिट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम ऑफ जर्नी, तो 11/5 आई कैप प्लस जे कैप एस आई यूनिट्स विल बी द एवरेज वेलोसिटी। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए इज दिस, देन वेलोसिटी एट बी पॉइंट। सीधा सीधा रिजल्ट पूछ लिया, एक बार मैं रिकॉल कराया था जरा रिजल्ट क्या है। देखो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, एक पार्टिकल को अगर मैं प्रोजेक्ट करूँ यूं किसी थीटा एंगल पर, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी एक्स में है मान लो यू एक्स, वाई में है यू वाई। अब x में एक्सेलेरेशन 0 होने की वजह से x में हर जगह वेलोसिटी सेम रहती है, किसी भी मोमेंट पे देखिए x तो सेम रहेगा। y में अगर मैं कहूँ तो y में ऊपर की तरफ u वाई है, नीचे की तरफ g है, तो पहले ऊपर जाने पर वेलोसिटी घटती जाएगी, टॉप पे v वाई 0 होगा, फिर फाइनली नीचे बढ़ती जाएगी। तो जो ग्राउंड टू ग्राउंड 1D के रिजल्ट होते हैं सेम टू सेम लग जाएंगे। किसी भी एक लेवल पे बात करूँ तो वी वाई का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा दोनों जगह। अब यहाँ अगर देखें तो इस दोनों के दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो यहाँ यू वाई से अगर ऊपर प्रोजेक्ट किया तो यहाँ गिरते टाइम भी रफ्तार नीचे की तरफ यू वाई होगी, तो गिरते टाइम जो रफ्तार लिखी जाएगी वी, वो हो जाएगी यू एक्स आई कैप। यू तो सेम रहेगा, बस यू वाई की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो मैं कहूँगा बी पॉइंट पे वेलोसिटी अगर देखी जाए तो ए पॉइंट पे है 2 और 3 ऊपर की तरफ, तो जब यहाँ गिरेगा तो एक्स में तो हर जगह सेम ही रहेगी, वाई में बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो वेलोसिटी होगी एट बी, एक्स में सेम रहेगी, वाई में हो जाएगी -3 जे कैप, तो 2i-3j, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। क्या कहा है कि एक ग्राउंड टू प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हुआ कि जो मैक्सिमम हाइट है, किसी भी टाइम वाली हाइट नहीं कही है, इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो उतनी ही है जितनी रेंज है। मैक्सिमम हाइट और रेंज की वैल्यू सेम है, तो प्रोजेक्शन एंगल पूछा है। क्लियर है, अब देखो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा फॉर्मूला लगा देता हूँ। यू से थीटा पे अगर फेंके तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन, सॉरी, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन
टू थीटा अपॉन जी, दोनों को सॉल्व करते हैं, यू स्क्वायर अपॉन जी से यू स्क्वायर अपॉन जी कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू की वैल्यू आ गई, साइन टू थीटा को लिख लेते हैं टू साइन थीटा कोस थीटा, साइन से साइन कैंसिल तो टेन थीटा इक्वल टू 4 आ गया, तो प्रोजेक्शन एंगल विल बी टेन इनवर्स 4। मेथड नंबर 1 हुआ ये। तो प्रोजेक्शन एंगल कहाँ हो जाएगा हमारे पास, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी टेन इनवर्स 4, फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर। इसकी वजह सीधा सीधा आप ऐसे भी कर सकते थे कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि मैक्सिमम हाइट और रेंज में रिजल्ट आता है पार्टिकल की 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्स बराबर होता है आर टेन थीटा के। अब ये रिजल्ट कैसे आया वो अभी प्रूफ बता दूंगा। आप सीधा सीधा इसमें क्या बोल दो, आपसे क्या कहा है, मैक्सिमम हाइट और रेंज सेम है तो आर से एच मैक्स कैंसिल, क्योंकि दोनों बराबर बराबर है, सीधा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4 आ गया। इससे क्या टाइम बचेगा थोड़ा सा। अभी आया कैसे, तो देखो मैक्सिमम हाइट क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, और रेंज कितनी आती है, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन टू थीटा, जिसको मैं टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेता हूँ, यू स्क्वायर अपॉन जी से यू स्क्वायर अपॉन जी कैंसिल, तो ये बन गया एक साइन से एक साइन कैंसिल, टेन थीटा बाई 4, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। तो ये रिजल्ट याद भी रख सकते हो कि 4 टाइम्स ऑफ एक्स मैक्स की वैल्यू होती है आर टेन थीटा। ध्यान देना किसान लगेगा ये रिजल्ट केवल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में, और इसमें जो हाइट है वो कोई भी रैंडम हाइट नहीं है, मैक्सिमम हाइट और रेंज कोई, इसी रेंज जो है हमारे पास ये जनरल केस की रेंज हो गई, इसी केस की। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। A particle has initial velocity 2 I cap plus 3 j cap and acceleration 0.3 I cap plus 0.2 j cap. The magnitude of velocity after 10 सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलेरेशन दे रखा है, और एक्सेलेरेशन भी यूनिफॉर्म है। 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी पूछिए, सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं अपन। टी टाइम के बाद में वेलोसिटी पूछिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से u दे रखा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ए दे रखा है अपन को 0.3 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप, टाइम है 10 सेकेंड, तो ऐसा यूनिट में वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ से। तो दिस इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 10 को अंदर मल्टीपल कीजिए, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, आई में आई ऐड होगा, डायरेक्ट ऐड नहीं होंगे, वेक्टर एडिशन होगा, 3 और 2 5 आई कैप, जे में जे को ऐड कीजिए 5 जे कैप, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहा होगा अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर से ट्वाइस ऑफ 5 का स्क्वायर, या बोल दो 5√2 मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, कि हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, दैट इज 5 सेंटीमीटर, या बोल दो 5/100 मीटर। रेडियस कितनी दे रखी है, 5/100 मीटर, विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट होते ही मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टाइम पीरियड भी दे दिया, एक साइकिल का 0.2 पाई सेकेंड्स है। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा, तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो जीरो हो जाता है, केवल एक ही एक्सीलरेशन बचता है, एक ही कंपोनेंट बचता है एक्सीलरेशन का, दैट इज सेंट्रीपिटल। तो मैं कहूँगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सीलरेशन उतना ही हो जाएगा जितना सेंट्रीपिटल है। अब सेंट्रीपिटल निकालना है अपन को, तो अगर तुम्हें स्पीड पता लग जाए तो v²/r हो जाएगा, या टाइम या ओमेगा पता लग जाए तो ओमेगा²r हो जाएगा। टाइम पीरियड की फॉर्म में ओमेगा को निकाल के अपन लिख सकते हैं 2 पाई टाइम पीरियड, तो ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा की जगह रख दो यहाँ पर 2 पाई टाइम पीरियड, ये हो गया ओमेगा, तो ओमेगा² इंटू आर, दिस विल बी द एक्सेलेरेशन। अब वैल्यू रखते हैं, तो 2 पाई टाइम पीरियड दे रखा है 0.2 पाई, रेडियस दे रखी है 5/100, बस सॉल्व करना है इसको, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 0.1, ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 5/100, 100 से 100 कैंसिल, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन। करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। जैसे ही देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की डायरेक्शन की बात तो तुरंत ही न्यूज बना लीजिए, एन ई डब्ल्यू एस चारों डायरेक्शन बना लेनी है अपन को। अब आगे पढ़ते हैं क्या कहा है कि मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। पहले इसकी जो वेलोसिटी थी वो ईस्ट की तरफ थी, मैं इसको आई कैप बोल देता हूँ, दैट इज 30 आई कैप। आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का बीच में इंटरवल लगा टी, और 10 सेकेंड के इंटरवल के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई फाइनली 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, इसको जे कैप बोल देते हैं। एवरेज एक्सीलरेशन पूछा, तो देखो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है हमारे पास, एवरेज एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ऑफ द जर्नी। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, फाइनल वेलोसिटी 40 जे कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी 30 आई कैप एंड टाइम ऑफ जर्नी इज द 10 सेकेंड। तो ये कैंसिल, एवरेज एक्सीलरेशन आ गया -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अपन से केवल इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो एवरेज एक्सीलरेशन का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो वो आ जाएगा अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर से, ये आ गया अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर से 225 या बोल दो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। A missile is fired from for maximum range with an initial velocity of 20 मीटर पर सेकेंड g दे रखा है, रेंज पूछिए। तो देखो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर मैं किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा प्रोजेक्शन एंगल पे फेंकता हूँ तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी मिलती है अपन को, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्वेश्चन पूछा है, बोला है कि ये रेंज मैक्सिमम चाहिए, तो कितनी होगी। हमको रिजल्ट पता है कि मैक्सिमम रेंज मिलती है जब प्रोजेक्शन एंगल 45 रखा जाता है, तो 45 रखते ही ये वैल्यू बन जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 इंटू 45, ये 90 हो गया। तो मैक्सिमम रेंज विल बी यू स्क्वायर अपॉन जी। अब यू की वैल्यू रख दीजिए, तो 20 का स्क्वायर अपॉन जी 10 दे रखा है, तो 400 अपॉन 10 से 40 मीटर विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, हल्का सा एक पॉइंटर रिकॉल कराता हूँ मैं यहाँ पे कि अगर स्पीड सेम रखी जाए, अगर मैं यू सेम स्पीड यू से अगर प्रोजेक्ट करूँ तो जितनी रेंज थीटा प्रोजेक्शन एंगल पे आती है उतनी ही 90 माइनस थीटा प्रोजेक्शन एंगल पे आती है फॉर सेम स्पीड। अगर सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाए तो थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज क्या होती है, सेम होती है। या ऐसे भी कह सकते हो एक प्रोजेक्शन एंगल थीटा 1 है, दूसरा प्रोजेक्शन एंगल थीटा 2, तो दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो जितना रेंज 30 पे होगी उतनी ही 60 पर होगी, जितनी 40 पे होगी उतनी ही 50 पर होगी। ठीक है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। देखो मैक्सिमम रेंज वाला ही क्वेश्चन डाटा दे रखा है इसने। क्या कहा है, एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से 45 प्रोजेक्शन एंगल पे थ्रो किया गया, मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है। एलिवेशन एंगल पूछा है प्रोजेक्टाइल का एट द हाईएस्ट पॉइंट सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जब ये टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उस टाइम प्रोजेक्शन पॉइंट से देखने पे कितना एलिवेशन एंगल दिखाई देगा। एलिवेशन एंगल होता क्या है, तो देखो जब ये ऑब्जर्वर दिखेगा तो इस टॉप पॉइंट पे ऑब्जर्वर को ये पोजीशन दिखेगी, तो ये पोजीशन जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बना रही है इसी को एलिवेशन एंगल कहते हैं। क्लियर। अब अगर मैं पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो पार्टिकल इनिशियली यहाँ था, फिर यहाँ पहुँच गया, तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। ये वाई में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मैक्सिमम हाइट के बराबर, और एक्स में डिस्प्लेसमेंट सिमेट्री से टोटल रेंज का हाफ हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई मैक्सिमम हाइट अपॉन में r/2। अब चाहो तो आप सीधा सीधा वो रिजल्ट भी काम में ले सकते हो कि 4 टाइम्स एच मैक्स होता है r10 थीटा के। ठीक है, मैक्सिमम हाइट और रेंज में रिजल्ट। चलो मैं फिर भी इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो 2/r मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कितना होता है, मैक्सिमम हाइट होती है हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज होती है हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सॉल्व करते हैं,
तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 2, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, साइन 45 होता 1/√2, तो 1/√, जी से जी कैंसिल, तो ऊपर तो बन गया हमारे पास 1/2 से भी 2 को कैंसिल कर ही देता हूँ मैं, तो ऊपर तो बन गया साइन 45 का स्क्वायर और नीचे हो गया साइन 90। साइन 91 होता है, साइन 45 होता है 1/√2, इसका स्क्वायर दैट इज 1/2। तो ये जो, इसको थीटा की जगह मैं फाई कह दूँ वरना प्रोजेक्शन एंगल से कंफ्यूजन आएगा। तो यहाँ से जो टेन फाई आएगा वो आ गया 1/2, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फाई विल बी टेन इनवर्स 1/2। फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है सबको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये आज का अपने पार्ट 2 का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। इसके आगे के जो 2005 तक के क्वेश्चन है उनको अपन मोशन एंड प्लेन के पार्ट 3 में लेके आएंगे। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ हमारा जैसा कि मेंशन्ड है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो तब तक सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक।